हेलो गाइज, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं या उसके गुण। कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिक्षा की अवधि, कि ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन, कि उस समय शिक्षा की अवधि क्या थी। कि औपचारिक शिक्षा की अवधि लगभग 12 वर्ष थी। औपचारिक यानी फॉर्मल एजुकेशन, जो गुरुकुलों में रहकर शिक्षा है वो ग्रहण की जाती थी। इसमें लिखा गया है कि 12 वर्ष का अध्ययन काल केवल एक वेद के अध्ययन के लिए था, और यदि एक छात्र को चारों वेदों का अध्ययन करना होता था तो वो उसे प्रत्येक वेद के अध्ययन में 12 वर्ष लगाने होते थे। लेकिन सभी छात्र हैं वो चारों वेदों का अध्ययन नहीं कर पाते थे। प्राय वे लगभग 25 वर्ष की आयु तक गुरु की आज्ञा से शिक्षा समाप्त करके घर लौटते थे। कुछ विद्यार्थी 25 वर्ष की आयु के पश्चात भी शिक्षा ग्रहण करते थे, और ऐसे कुछ लोग थे जो आजीवन ब्रह्मचारी बनकर अपना पूरा जीवन है वो विद्याध्ययन तथा विद्यादान आदि कार्यों में लगा देते थे। नेक्स्ट है गुरुकुल प्रणाली, कि उस समय जो शिक्षा का मुख्य केंद्र था वो गुरुकुल था। गुरुकुल में ही रहकर बच्चा है वो अपनी शिक्षा ग्रहण करता था, और गुरुकुलों की जो स्थापना है वो नगरों से काफ़ी कोलाहल से दूर की जाती थी। गुरु को छात्र का आध्यात्मिक पिता माना जाता था, और गुरु यहाँ की व्यवस्था यानी शिक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी है वो स्वयं उसका निर्वाह करता था। गुरुकुल में उच्च कोटि के वेदों, साहित्य, धर्मशास्त्र, सामान्य तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। गुरुकुल में प्राय शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी, और छात्रों के आवास, भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था भी गुरु के द्वारा की जाती थी। कि जिस प्रकार हमारा पिता है वो हमारी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति करता है, ठीक उसी प्रकार उस समय गुरु का ये दायित्व बनता था कि वो एक पिता की भूमिका निभाकर बच्चे की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करे। नेक्स्ट है उपनयन संस्कार, कि जो उपनयन संस्कार है ये वैदिक काल में जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में जाता था, गुरु के पास जाता था, तो उस समय इसकी औपचारिक शुरुआत एक संस्कार के द्वारा होती थी, जिसे उपनयन संस्कार कहा जाता था। यह संस्कार उस समय होता था जब बालक गुरु के संरक्षण में वैदिक शिक्षा प्राप्ति की शुरुआत करता था। उपनयन का अर्थ है यानी पास ले जाना, यानी छात्र को गुरु के पास ले जाना। प्राचीन समय में उपनयन संस्कार कराए बगैर कोई भी बालक है वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता था। शिक्षा का समय, टाइम ऑफ एजुकेशन, कि प्रातःकाल से आरंभ होकर सायंकाल तक शिक्षा चलती थी। दोपहर होने पर थोड़ा वक्त भोजन तथा विश्राम के लिए मिलता था, और प्राचीन पद्धति पर चलने वाली संस्कृत पाठशालाएं कुछ समय पहले तक इसी तरह के कार्यक्रमों का अनुसरण करती थी। कि शिक्षा का स्तर, एकेडमिक सेशन, की शिक्षा स्तर की अवधि 1 वर्ष से लेकर 4.5 वर्ष अथवा 5.5 महीने की होती थी। प्राय विद्याध्ययन का कार्यक्रम श्रावण मास की पूर्णिमा को उपक्रम समारोह से शुरू होता था, और यह छंद मास चरम समारोह के पौष मास की पूर्णिमा को स्थगित हो जाता था। शिक्षा का माध्यम, यानी उस समय शिक्षा का माध्यम है वो संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा में ही छात्रों को शिक्षा दीक्षा है वो दी जाती थी, और उस समय की प्रचलित भाषा थी। शिक्षा पर ब्राह्मणों का विशेष अधिकार, कि उस समय शिक्षा पर ब्राह्मणों का विशेष अधिकार था। अन्य जातियों के व्यक्तियों को इस प्रकार के शिक्षण कार्य में संलिप्त नहीं हो सकते थे। मिंडल ने भी कहा है कि हिंदू परंपरा के अनुसार शिक्षा का पर केवल एक सामाजिक समूह का विशेष अधिकार था, और ये सामाजिक समूह था वो ब्राह्मण, यानी शिक्षा देने का कार्य सिर्फ ब्राह्मणों का था। निःशुल्क शिक्षा थी उस समय में भी। छात्रों से किसी प्रकार का कोई कर, कोई पैसा है वो नहीं वसूला जाता था। उनके जीवन की प्रत्येक जिम्मेदारी, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनकी वस्त्र वेशभूषा की जिम्मेदारी है वो गुरु की ही होती थी। FEKE ने कहा है कि धनी व्यक्तियों के अलावा कोई अन्य छात्र गुरु को इतनी दक्षिणा नहीं दे पाता था जिससे शिक्षक का उचित पारिश्रमिक श्रम है वो कहा जा सके। इसी तरह से निर्धनता भी शिक्षा में बाधा नहीं थी। विद्यालय भवन, कि उस समय जो विद्यालय भवन है यानी कैसे थे, इसके बारे में कोई जानकारी स्रोत ज़्यादा उपलब्ध नहीं है।
लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि उस समय में जो शिक्षा है वो खुले आसमान के नीचे, पेड़ पौधों के नीचे है वो दी जाती थी। जो आज जो हमारे भवन हैं, ऐसी व्यवस्था उस समय नहीं थी। पेड़ के नीचे बारिश के समय में किसी तरह के आच्छादन की व्यवस्था निश्चित तौर पर होती होगी, या जो छात्र विहारों या देवालों में पढ़ते थे उनके लिए भवन निर्मित है वो किए हुए थे। शिक्षण विधियाँ यानी मैथोलॉजी ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करते हैं तो उस समय जो शिक्षण पद्धति थी वो वैयक्तिक थी, यानी पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता था। मनन तथा ध्यान धारण के द्वारा छात्र के स्वतंत्र चिंतन शक्ति का विकास होता था। शिक्षा का स्वरूप यानी शिक्षा का स्वरूप है वो पूर्ण रूप से धार्मिक था। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, यानी उसका चहुमुखी विकास करना। ये शिक्षा का परम लक्ष्य था। छात्रों के प्रति अध्यापकों के कर्तव्य। वैदिक ऋषियों के अनुसार आचार्य को छात्र का मानस पिता यानी उसको आध्यात्मिक पिता भी कहा गया है। और प्राचीन काल में आचार्य छात्रों के साथ पुत्रवत व्यवहार करते थे कि जिस प्रकार से एक पिता अपनी पुत्र की अपनी सारी प्रॉपर्टी है उसको विरासत में अपने पुत्र को दे देता है, कि ठीक उसी प्रकार उसी समय में कि अध्यापक है जो गुरु था वो अपना ज्ञान रूपी भंडार है वो विरासत में अपने शिष्य को दे देता था। कम से कम शारीरिक दंड कि वैदिक शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी के समअनुशासित जीवन पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। शारीरिक दंड का पूर्ण रूप से निषेध तो नहीं था, लेकिन फिर भी कठोर शारीरिक दंड को अच्छा नहीं समझा जाता था। उसमें मनु का भी कहना है कि यदि विद्यार्थी अपराध करता है तो उसे गुरु पतली छड़ी से दंड है वो दे सकता था। अध्यापक के प्रति छात्रों के कर्तव्य। वैदिक काल में भी अध्यापक के प्रति छात्रों के अनेक कर्तव्य थे। उस काल में वे गुरु को राजा, माता पिता या देवता से निम्न नहीं समझते थे। वे हृदय से गुरु का सम्मान करते थे, गुरु की कही हुई बात की पालना करते थे। गुरु का अभिवादन करना, गुरु के प्रति प्रेम सेवा भाव रखना, यज्ञ के लिए लकड़ी की व्यवस्था करना, यज्ञ की सामग्री जुटाना, गुरु की गाय चराना, पशुओं को चराना आदि गुरु के प्रति है वो शिष्य के कर्तव्य थे। शिक्षण संस्थाओं की स्वतंत्रता कि शिक्षण संस्थाओं पर किसी दल का या किसी राजा का कोई हस्तक्षेप नहीं था। इन संस्थाओं पर केवल आचार्य का प्रभुत्व होता था। विस्तृत पाठ्यक्रम कि वैदिक काल में पाठ्यक्रम काफ़ी विस्तृत था। आध्यात्मिक तथा लौकिक दोनों प्रकार की विधाओं का समावेश पाठ्यक्रम में किया गया है, यानी परा और अपरा भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाता था। और यही वजह थी कि उस समय ज्ञान का प्रत्येक क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई। नेक्स्ट है आदर्श दैनिक जीवन कि आदर्श दैनिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें छात्र गुरु के साथ रहते थे और गुरु का दैनिक जीवन आदर्श में होता था। गुरु के आदर्श जीवन का प्रभाव छात्र के जीवन पर पड़ता था और इससे छात्र भी आदर्श तथा सादगी से पूर्ण जीवन है वो व्यतीत करता था। कि इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अध्यापक है वो बच्चे का रोल मॉडल होता है, कि जिस प्रकार बच्चे भगवान की प्रतिमा को पूजता है ठीक उसी प्रकार से वो अध्यापक को अपना भगवान मानकर उसकी पूजा करता है, उसके बताए हुए आदर्शों पर चलता है। कक्षा नायक की पत्ती कक्षा के शानदार तथा मेधावी छात्रों को कक्षा नायक नियुक्त किया जाता था, यानी मॉनिटर उस समय भी नियुक्त किया जाता था। और कमजोर छात्रों को वो पढ़ाने का कार्य करते थे और सभी छात्रों को व्यक्तिगत शिक्षा है वो उस समय उपलब्ध होती थी। व्यावसायिक शिक्षा का विकास कि व्यवसाय शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो उस समय में भी हमारी प्राचीन भारतीय समाज धर्म प्रधान था और इसी वजह से उसने धर्म पर विशेष बल दिया, लेकिन उसने व्यवसाय शिक्षा की उपेक्षा है वो नहीं की। उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा का काफ़ी विकास हुआ था उस समय। उन्होंने उद्योग धंधों, वाणिज्य, कृषि, औषधि शास्त्र
कला कौशल आदि से संबंधित व्यवसायिक शिक्षा दी जाती थी और पुरोहित शिक्षा तथा सैनिक शिक्षा की भी व्यवस्था शिक्षा के प्रमुख अंग थे। नेक्स्ट है भेदभाव का अभाव, यानी उस समय किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। वैदिक काल में व्यक्तियों के बीच जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं था। सभी वर्गों के छात्रों को समान रूप से शिक्षा दी जाती थी। राजा, रंक, फकीर आदि सभी प्रकार के बालक एक साथ एक ही परिवेश में है वो शिक्षा ग्रहण करते थे। नेक्स्ट है छात्र जीवन संबंधी नियम, कि छात्रों के खान पान, उनका व्यवहार, उनकी वेशभूषा से संबंधित नियम थे और नियमों की पालना करना छात्र के जीवन का अनिवार्य अंग हिस्सा था। उनकी आदतों तथा दिनचर्या में सादगी है वो देखी जा सकती थी। नेक्स्ट है संवर्तन उपदेश, यानी जब ब्रह्मचारी थे वो अपनी शिक्षा समाप्त करके घर लौटते थे तब आचार्य उनको संवर्तन उपदेश देते थे और इसी उद्देश्य को या उपदेश को दीक्षांत भाषण भी कहते थे। संवर्धन साहित्य तथा आयुर्वेदिक स्नातकों के लिए अलग अलग थे। कि उपसंहार यानी कंक्लूजन, निष्कर्ष रूप से हम यही कह सकते हैं कि उपयुक्त जो तथ्य दिए गए हैं उससे यह बात अच्छी प्रकार से स्पष्ट हो जाती है कि प्राचीन समय में भी हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी हमारे राष्ट्र की, वो काफ़ी अद्भुत थी। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी का बहुमुखी अथवा सर्वांगीण विकास करना, उसका ऑल डेवलपमेंट करना। शिक्षा मानव के व्यक्तित्व का निर्माण, उसकी मानसिक शक्तियों तथा क्षमताओं का विकास और उसके लिए जीवन के अर्थ तथा महत्व की व्यवस्था करने में मदद करती थी। डॉक्टर मुखर्जी ने भी कहा है कि वैदिक कालीन भारत शिक्षा के क्षेत्र में पारिवारिक पद्धति पर विश्वास रखता था, न कि संस्थाओं के यांत्रिक प्रणालियों पर या बड़े स्तर पर उत्पाद में। कि गुरु का उस समय इतना महत्व था कि उसकी कल्पना करने के पश्चात गुरु की महिमा का गुणगान करने वाले संत कबीर ने भी दोहे से उसके वास्तविक अर्थ को तथा उसके महत्व को अच्छी तरह से समझा है वो जा सकता है। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि मेरे सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं कि सबसे पहले मैं किसके चरण स्पर्श करूं। तो उन्होंने किसके, सबसे पहले उन्होंने गुरुवर के चरणों को स्पर्श किया, क्योंकि उस गुरु के द्वारा ही उसे आध्यात्म यानी परमात्मा की प्राप्ति हुई है। कि परमात्मा को पाने के लिए, उस सफ़र पर चलने के लिए उसको मार्गदर्शित करने का कार्य है वो गुरु ने ही किया है। इसलिए प्रथम जो है सम्मान के है वो है उसके गुरुवर। कि इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वैदिक काल में गुरु का काफ़ी महत्व था, उसको सम्मान का दर्जा दिया जाता था, सबसे सर्वोपरि समझा जाता था और आध्यात्मिक पिता का दर्जा भी वो वैदिक काल में गुरु को दिया गया है। थैंक यू गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम वैदिक शिक्षा प्रणाली के दोष, कि उस समय वैदिक शिक्षा में कौन कौन से दोष थे।